लगनेस कही जाएगी, जो हमारे पूरे शरीर से सीख रहे हैं उनके लिए सीखने में दिक्कत शुरू कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा निरंतर ले रहा हूं। आज हम ज्योतिष की कक्षा 14 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पंचांग, दिशाशूल, कुंडली के भावों के कारक ग्रह और कुंडली की जानकारी के बारे में बात करेंगे। पंचांग मतलब कि पंचांग कहते किसको हैं, पंचांग का जो बेसिक होता है, पंचांग में क्या क्या चीज़ें आती हैं और पंचांग की क्रिया क्या होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दिशाशूल मतलब कौन से वार को कौन सी दिशा की यात्रा करना वर्जित बताया गया है, मतलब कौन से दिशा को कौन सी दिशा की यात्रा, कौन से वार को कौन सी दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करना ज़रूरी है तो क्या खा करके जाना चाहिए, इससे दिशाशूल ना लगे, दोष ना लगे। कहीं पर जाना होता है तो यात्राओं के वर्णन के लिए। और कुंडली के भावों के कारक ग्रह, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन भावों के जो कारक ग्रह होते हैं, भावों के स्वामी बताए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कुंडली की जानकारी, कुंडलियाँ क्या होती है, उसके बारे में जब बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष निरंतर चलती जा रही है। एक बात मैं आपको छोटी सी और बताना चाहता हूं कि मैंने जब ये पिछली वीडियो मतलब तिथि, वार और योगों की जो वीडियो बनाई थी, इसमें तिथि, योग और वारों की गणना के बारे में मैंने आपको बताया है। उसमें जो मैंने आपको चंद्रमा की कहानी बताई थी, चंद्रमा की कहानी जो बताई थी, उसमें मैंने रेवती नाम लिया था नक्षत्र का। तो वो रेवती नहीं, रोहिणी नक्षत्र था, जिसे चंद्रमा प्रेम करता था। मैंने कहानी सुनाने में ये ध्यान नहीं दिया, मेरे मुँह से रेवती नाम निकल रहा था, पर मेरा इतना उस पर ध्यान नहीं गया, तो मैंने आपको रेवती बता दिया है। तो रेवती नहीं था, रोहिणी था। चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करता था, तो दक्ष के द्वारा जो श्राप दिया गया था चंद्रमा को, उसकी प्रक्रिया थी। और एक भाई ने वीडियो देखी, उसको उस पर ध्यान दिया, तो उसने मुझे बताया कि रोहिणी की जगह रेवती का उच्चारण हो गया है। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, उस पर मैंने फिर वीडियो में देखा तो मैंने रेवती का उच्चारण कर दिया, जिसमें रोहिणी नाम था। ये बात आप ध्यान रखना। बच्चे ध्यान देते हैं तभी मुझे बताते हैं, तभी मुझे पता चला, तभी मैंने आपको बताया है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी ज्योतिष पूरी सिखाओगे, नहीं तो यूट्यूब पर आधी अधूरी ज्योतिष सिखा करके भाग जाते हैं, मार्केटिंग करने के लिए ज्योतिष सिखाते हैं, मार्केटिंग बनी और आधी अधूरी सिखा करके चले जाते हैं। तो मैंने उसको कमेंट में लिखा था कि मैं प्रारंभ से अंत तक ज्योतिष सिखाऊंगा, शुरू से लेकर के एंड तक ज्योतिष सिखाऊंगा, जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं, और ज्योतिष ही नहीं, मैं आपको न्यूमरोलॉजी, कर्मकांड और वास्तुशास्त्र, पॉलिटी, इतिहास, इनका भी ज्ञान दूंगा, इनको भी सुगमता से आपको सिखाऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस बात की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानता हूं कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो आधे अधूरे कर्म को करके चले जाते हैं, शुल्क लेते हैं, लेकिन मैं आपको निःशुल्क ज्योतिष सिखाऊंगा। नाना करते हुए हमारी 1250 की कक्षा पूर्ण हो गई है। 1250 छात्र मेरे जुड़ गए हैं, जो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, कमेंट भी पढ़ता हूँ बच्चों की, बच्चे कमेंट भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो कमेंट पढ़ के, उनको जवाब भी देता हूँ। मुझे समय होता है तो मैं उसी को जवाब दे देता हूँ जब मुझे समय मिलता है। तो वही प्रक्रिया हम करते हुए चल रहे हैं। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से आपको ज्योतिष सिखाऊंगा। और जो बच्चे इन चीज़ों के भ्रम में पड़े हुए हैं कि आधी अधूरे सिखाएंगे ये वो, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे ऊपर यकीन है तो मेरे यकीन के अनुसार चलिए, संपूर्ण कार्य मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो क्रियाएँ हैं उनको करते हुए चलिए और कॉपी में नोट करते हुए चलिए। तो कॉपी और पेन निकाल करके आज की कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, श्री गणेशाय नमः बोल करके, ज्योतिष का बादशाह बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है तो बादशाह बना करके ही जाऊंगा। आप पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, जानोगे, अतीत भविष्य की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से सिद्ध करोगे, ये मेरा विश्वास रखिए। बस मेरे साथ बने रहिए और धीरे धीरे करके कक्षा को बढ़ाइए और लोगों को जोड़िए, जो इस चीज़ से भ्रमित हैं उन लोगों को भी जोड़िए कि निःशुल्क एस्ट्रोलॉजर आ गया है, जो निःशुल्क शिक्षा, पूर्ण शिक्षा दे करके जाएगा।
तो चलिए कॉपी और पेन निकाल करके शुरू हो जाइए और जैसे जैसे लिखाता हूँ वैसे वैसे क्रियाओं को पूर्ण करना। सबसे पहले पंचांग के बारे में बात करेंगे। श्री गणेशाय नमः बोल करके आज की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम पंचांग के बारे में बात करेंगे। पंचांग का जो बेसिक होता है कि पंचांग कहते किसको हैं और पंचांग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मैं आपको लिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, वो आप लिखिएगा। चलिए शुरू करें। पंचांग का बेसिक जानने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात जाननी ज़रूरी है कि पंचांग में क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। इस श्लोक पर पहले ध्यान दीजिए। ये श्लोक मैंने आपको लिखाया है कि तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्र तत् पंचकम स्पष्टम पंचांग तदु दूरतम। ये थोड़ा सा गलत, मैं अब इसको ना उससे लिख देता हूँ। एक मिनट रुकिए। ये थोड़ा सा इससे गलत हो गया। तदुदीरितम ये लिखा हुआ है। चलो अब हम इस श्लोक के बारे में बात करते हैं। श्लोक को बताने की प्रक्रिया समझाता हूँ मैं आपको। पहले इस श्लोक को ना एक बार पढ़िए आप। जब तक संस्कृत को पढ़ोगे नहीं तब तक जान नहीं पाओगे कि संस्कृत क्रिया क्या होती है। अब तक मैं आपको हिंदी में समझा रहा था, हिंदी की प्रक्रिया अपना रहा था, लेकिन आज हम संस्कृत में भी श्लोकों को देखेंगे जिससे हमें संस्कृत पढ़ना, शास्त्रों की भाषा क्या है, वेदों की भाषा से क्या है, ज्योतिष की भाषा क्या है, वो संस्कृत से ही प्रारंभ हुई है, जिसको वैदिक भाषा बोलते हैं। आज हम संस्कृत की भी बात करेंगे, संस्कृत के अर्थ को जानेंगे। संस्कृत में लिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अर्थ बताऊंगा, जिससे आपको प्रत्येक चीज़ क्रिया से समझ में आएगी। तो पहले इसको पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्रियाओं को पूर्ण करना। आशा करूंगा पढ़ लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंचांग के बारे में। आपने काफ़ी कमेंट पंचांग के बारे में भी किए हैं कि गुरुजी पंचांग के बारे में बताइए, पंचांग पढ़ना बताइए, सारी क्रियाएं बताइए। तो पहले हम इनके बारे में बात करेंगे कि पंचांग कहते किसको हैं, पंचांग होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम पहले पंचांग का बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद एडवांस की आवश्यकता के अनुसार हम एडवांस सिखाएंगे। सबसे पहले मेरी बात को समझिए। तिथिर्वारश्च नक्षत्रम, इसका अर्थ क्या कि तिथि, बात को समझना। तिथि वारश्च, च का मतलब और, तिथि और नक्षत्र, तिथि और वार, तिथि और वार। नक्षत्रम योगः, नक्षत्रम का मतलब नक्षत्र, वार कोमा योगः, और कर्णमेव च, मतलब कर्ण, मतलब क्या कि यहाँ पर मैं कोमा लगा देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ कोमा लगा देता हूँ। चलिए, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण को, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण। अब इस प्रक्रिया को कैसे समझेंगे, उस क्रिया को जानने की कोशिश करना कि जैसे आपने संस्कृत का ये श्लोक पढ़ा,
क्या? तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च। इसका अर्थ क्या कि तिथि वार योग, योग मतलब योग, योग लिख दिया मैंने यहाँ पर गलती से, योग और करण, तिथि वार नक्षत्र योग करण, योग करण। अब ये 5 हैं तो लिखेंगे इन पांचों की, इन पांचों की स्पष्ट, इन पांचों की स्पष्ट, यत्र तत् पंचकम, इन पांचों की पंचकम, पांचों की स्पष्ट गणना, स्पष्ट गणना जो करता है, आपको आपकी भाषा में भी लिखा रहा हूं, जो करता है उसे पंचांग कहा जाता है, पंचांग कहा जाता है या फिर पंचांग कहते हैं। ये मेरी बात को समझिएगा, क्रम से समझना, क्रियाओं से समझना, आराम से समझाऊंगा कि तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्र तत्पंचकम स्पष्टम पंचांग तदु दूरितम। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन पांचों की स्पष्ट गणना जो करता है उसे पंचांग कहते हैं। ये आपकी भाषा में पंचांग की छोटी सी परिभाषा मैंने आपको लिखाई। अब मेरी बात पर ध्यान देना। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुजी पंचांग पढ़ा दीजिए, मैंने आपको बताया है कि मैं क्रम से आपको लेके चलूँगा, क्रम से प्रत्येक चीज़ को सिखाऊंगा, क्रम से ही बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब इस क्रम की प्रक्रिया में मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो पंचांग होता है, जैसे मैं पंचांग की बात करता हूँ, 5 अंगों की प्रक्रिया को पंचांग कहते हैं, ये आपको पता है। 5 अंग, पंचांग का मतलब 5 अंग। 5 अंग कौन कौन से? तिथि वार नक्षत्र योग और करण, ये 5 अंग होते हैं पंचांग के, जिसको पंचांग कहा जाता है। इसकी गणना कैसे करेंगे? आपने बोला पंचांग सिखा दो, तो एक बात बताइए, मैंने आपको तिथियां नहीं बताई, मैंने आपको वार नहीं बताए, मैंने आपको नक्षत्र नहीं बताए, मैंने आपको योग नहीं बताए, मैंने आपको करण नहीं बताए, सब कुछ तो बता दिया है। दिमाग तो आप लगाते नहीं हो, बस ये है कि बस गुरुजी ये नहीं सिखाया, ये सिखा दो। पहले दिमाग से सोचा तो करिए, उसका अर्थ तो जानिए। एक ने कमेंट किया तो उसको मैंने जवाब भी दिया कि पहले पंचांग के अर्थ को जानो तब बात करना। हाँ, ये है कि पंचांग की गणना कैसे की जाती है वो एडवांस में आता है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर सिखाऊंगा। इस बात को मैं भी बोलता हूँ, लेकिन पंचांग का स्पष्ट अर्थ क्या होता है कि तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्र तत्पंचकम स्पष्टम पंचांग तदु दूरितम। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, पांचों की स्पष्ट गणना जो करता है उसे हम पंचांग कहते हैं। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आशा करूंगा कि ये पंचांग की परिभाषा आपको समझ में आई है। तो इस पंचांग की परिभाषा को कॉपी में नोट कर लीजिए। एक जगह पंचांग डालिए, बेसिक परिभाषा है, नोट करना ज़रूरी है, नोट करिए। फिर हम जब एडवांस पंचांग पर आएंगे तब मैं आपको वो भी क्लियर से लिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, श्लोक के साथ ही नोट करना है। इतने दिनों से मैं आपको हिंदी में समझा रहा था, प्रत्येक चीज़ को, गणनाओं को हिंदी में कर रहा था, इतना आपको पता है और आपको समझ में भी आ रहा। लेकिन जब तक हम थोड़ी बहुत संस्कृत पर ध्यान, इसको भी मैं हिंदी में लिखाने की सोच रहा था, मैं आपको लिखा देता पंचांग मतलब 5 अंगों की प्रक्रिया को पंचांग कहते हैं, जिसमें तिथि वार नक्षत्र योग करण आते हैं, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो गणना होती है उसको स्पष्ट सिखाओ ना, जिससे आप दूसरे के सामने बोल पाओ। अगर कोई आपसे पूछे पंचांग कैसे कहते हैं बताओ, तो क्या बोलोगे? तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योग करणमेव च यत्र तत् पंचकम स्पष्टम पंचांग तदु दूरितम। अब इसको आप बोलोगे तो वो अरे क्या पता है पंचांग किसको कहते हैं, ये आप बोल पाओगे। संस्कृत में इतना बल है, इसका उच्चारण भी सर्वोपरि माना जाता है, संस्कृत का बल। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैं आपकी कर्मकांड की शिक्षा लूँगा ना, तब आपको मंत्रों का जो उच्चारण सिखाऊंगा,
हलंत विसर्ग सब कुछ बता करके एक सुगम उच्चारण जब मैं आपको बताऊंगा तब आप उस उच्चारण को करिएगा, जिससे आप मंत्रों में भी निपुण हो पाओगे, क्रिया में भी निपुण हो पाओगे। वो भी मैं आपके लूँगा, वो भी क्लास में आपके लूँगा। ये आप नोट कर लीजिए, आशा करूँगा नोट कर ही लिया होगा, इतना टाइम हो गया, नहीं तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब पंचांग का बेसिक मैंने आपको बता दिया कि 5 अंग होते हैं पंचांग के, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की क्या बात करेंगे कि हम आगे दिशाशूल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? दिशाशूल। तो आगे हेडिंग डाल लीजिए, आगे हेडिंग डालिए दिशाशूल। चलिए अब दिशाशूल के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ी 4 चीज़ें सीखनी है ना हमको, तो थोड़ा ना जल्दी जल्दी सीखेंगे, क्रिया से तो सीखेंगे लेकिन इतनी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो पूरी लंबी हो जाती है और आप क्रियाओं को पूर्ण कर पाते हो। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि गुरुजी वीडियो को थोड़ा छोटी बनाया करिए, शॉर्ट बनाया करिए। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। वीडियो को छोटी तो मैं बना दूंगा, 10 मिनट की भी बना दूंगा, 15 मिनट की भी बना दूंगा, लेकिन उसमें आप सीख क्या पाओगे? उसमें फिर बारीकी से वर्णन नहीं हो पाएगा। और वीडियो 1 ही घंटे की तो होती है, बस वो तिथिवार वाली 2 घंटे, उसमें ज़्यादा प्रक्रिया सिखाने को, तो 2 घंटे की बना दी वो। और एक ही चीज़ तो वीडियो में सिखाई जाती है, 1 ही घंटा तो वीडियो के लिए लेते। क्या आप ज्योतिष के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते? आपको ज्योतिष सीखनी है तो 1 घंटा तो कम से कम देना पड़ेगा, 1 घंटा तो कम से कम पूर्ण करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो आपको क्रिया से समझनी पड़ेंगी, घंटा तो कम से कम लगेगा। चीज़ों को सीखने में, जानने में, पूर्ण करने में कम से कम घंटा जाता है। इस क्रिया को समझिएगा। दिशाशूल की बात करते हैं। दिशाशूल का मतलब क्या है कि कौन से समय कौन सी दिशा का त्याग करना चाहिए। यात्रा करते समय दिशा में शूल लग जाता है, मतलब कांटे लग जाते हैं, ये कह सकते हैं। शूल मतलब कांटा होता है ना। तो यात्रा करते समय तो हमारे कांटे के समान हमें जो तीखा दोष लगता है उसको दिशाशूल कहते हैं। ये बात समझना। अब दिशाशूल के समय कौन सी दिशा का त्याग करना चाहिए, ये बात जानने से पहले आप ये जानो कि दिशाओं के स्वामी कौन कौन से होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, पहले आप मुझे ये बताइए हमारी कितनी दिशाएं होती हैं। हमारी मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, इतना आपको पता है। मुख्य 4 दिशाएं कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये मुख्य दिशाएं होती हैं। ऐसे में आपको अनेक प्रकार की चीज़ों का प्रक्रम, जैसे पहर के बारे में मैं धीरे धीरे करके सबको सिखाता चलूँगा। तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चारों दिशाओं को मिलाकर के 4 और दिशाएं बनती हैं। जैसे पूर्व और दक्षिण को मिलाकर के हमारा अग्निकोण बनता है, पूर्व और दक्षिण को मिलाकर के अग्निकोण बनता है, पूर्व और उत्तर को मिलाकर के ईशान कोण बनता है। तो ऐसे ही 4 दिशाएं और बनती हैं, जिनको मिलाकर के हमारी पूरी 8 दिशाएं होती हैं। वैसे तो 10 दिशाओं का प्रक्रम बताया, एक आकाश और एक पाताल, ऊर्ध्व और दूसरा। अब आकाश और पाताल की प्रक्रिया भी बताई है, लेकिन हम मुख्य 8 दिशाओं के बारे में बात करें, क्योंकि हम 8 दिशाओं की ही यात्रा करते हैं। तो पहले हम दिशाओं के स्वामी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्व, मेरे साथ लिखते हुए चलिए। पूर्व, फिर पूरब हो गया, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलो आपको समझाते हुए लिखेंगे। ऊपर पूरब जानिए, यहाँ पर लिखिए पूरब। नीचे हो जाएगा आपका पश्चिम, समझ के लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो गए तो पूरब की तरफ मुख, जैसे ऊपर पूरब है तो इधर की साइड मुख करेंगे तो सज्जे पास से आपका दक्षिण हो जाएगा। याद रखना, बता रहा हूँ समझ लेना, फिर कमेंट मत करना। पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे तो सज्जे पास से हमारा दक्षिण होगा, याद रखना इस बात को। और खब्बे पास से मतलब सज्जे पास से मतलब सीधे हाथ की तरफ दक्षिण, और दूसरे हाथ की तरफ हमारा उत्तर होगा। पूरब, फिर यहाँ पर हो जाएगा अग्नि, आग्नेय कोण। यहाँ पर हो जाएगा नैऋत्य, यहाँ पर हो जाएगा नैऋत्य। यहाँ पर हो जाएगा वायव्य, और यहाँ पर हो जाएगा ईशान।
ये 8 दिशाएं होती हैं हमारी मुख्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। इन 8 दिशाओं का प्रक्रम ही वास्तुशास्त्र में देखा जाता है। जो हमारी वास्तुशास्त्र होती है, वास्तु विद्या होती है, उसमें भी इन 8 दिशाओं, मतलब क्या आपको याद हो तो मैंने एक बात आपको लिखाई थी, जैसे राशियों के प्रक्रम में मैंने आपको लिखाया था कि अग्नि कोण में क्या होता है, पृथ्वी, जल तत्व, इन क्रियाओं के बारे में मैंने आपको लिखाया था, आपको याद हो तो। उस समय भी मैंने आपको वास्तु के बारे में बताया था। लेकिन इस समय पर भी जैसे अग्नि कोण में रसोई बनाने का प्रक्रम होता है, अग्नि की ज्वाला का प्रक्रम ये बोला जाता है। ईशान कोण में पवित्र स्थान जैसे मंदिर, देवालय, ये पवित्र स्थान ईशान कोण में। तो ये वास्तु में भी 8 दिशाओं की क्रिया देखी जाती है वास्तुशास्त्र में। तो ये 8 दिशाओं को आप लिख लीजिए। जब हम वास्तु की वीडियो बनाएंगे, वास्तु के बारे में समझाएंगे, तब भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। चलिए, ये 8 दिशा मैंने आपको लिखा दिया। अब 8 दिशाओं के स्वामी की बात करते हैं कि कौन सी दिशा का कौन स्वामी होता है। तो यहाँ मैं स्वामी के बारे में लिखता हूँ कि पूर्व का स्वामी होता है सूर्य। ये एक एक चीज को बारीकी से और ऐसे ही अर्पित करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे ही बनाना, जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही बनाना, ऐसे ही प्रक्रियाओं को पूर्ण करना। अग्नि का होता है शुक्र स्वामी, दक्षिण का होता है मंगल, नैऋत्य का होता है राहु। राहु नैऋत्य कोण का स्वामी होता है, इस बात को याद रखना हो। नैऋत्य कोण कौन सा होता है? पश्चिम और दक्षिण को मिला करके हमारा नैऋत्य, मतलब साउथ और वेस्ट को, साउथ वेस्ट को बीच का जो कोण मिलाता है उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, जिसका स्वामी होता है राहु। पश्चिम का शनि। आगे की बात करते हैं। चंद्र, बुध और गुरु, ये आप लिख लीजिए। 8 दिशाओं के ये स्वामी होते हैं। बोला जाता है, जैसे हम एक कर्मकांड का श्लोक आता है कि पूर्वे रक्षत वाराह अग्न्याम गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदना। ये एक श्लोक होता है पूरा 8 दिशाओं का। जब हम 8 दिशाओं में चीज़ें छुड़वाते हैं, मतलब उनको पवित्र करते हैं कि भगवान, अब 8 मतलब 10 दिशाओं का मंत्र होता है वो, तो कि 10 दिशाओं में से आप जहाँ पर भी हो या जिस दिशा से हमारे घर में प्रविष्ट होगे, उस दिशा को आपके लिए हम शुद्ध करते हैं। और जिस दिशा से आना हो, हमें नहीं पता कि परमात्मा कौन सी दिशा से हमारे घर में आएंगे, तो हम 10 दिशाओं की पूजा करते हैं। ये सनातन धर्म होता है जो हमें 10 दिशाओं की पूजा कराने का वर्णन बताता है। 10 दिशाओं की हम पूजा करते हैं कि परमात्मा पता नहीं कौन सी दिशाओं से हमारे घर में आ सकते हैं। ऐसे ही 10 दिशाओं के ये जो स्वामी होते हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्र, बुध, गुरु। सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्र, बुध और गुरु, ये 8 दिशाओं के एक एक स्वामी हैं। इन स्वामियों को देखकर ही दिशाओं का योग देखा जाता है, स्वामियों की प्रक्रियाओं को देख करके। ये बात को समझिएगा। बाकी जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे करके सब कुछ आपको बताऊंगा, निश्चिंत हो जाइए, लेकिन इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। दिशाशूल की बात कर रहे थे, ये स्वामियों के बारे में हमने लिखा दिया। ये स्वामियों की प्रक्रिया आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब हम दिशाशूल की बात करते हैं। दिशाशूल का वर्णन क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो दिशाशूल की प्रक्रिया के लिए भी मैं एक छोटा सा श्लोक आपके लिए लिखूंगा, छोटी सी प्रक्रिया आपके लिए लिखूंगा, उस चीज़ को समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दिशाशूल का जो वर्णन है, ये थोड़ी सी प्रक्रिया वीडियो की हो पा रही है। चलो ठीक हो गया। चलो जी, दिशाशूल के लिए मैं मंत्र लिखता हूँ, उस बात को समझिएगा।
ये दिशाशूल का छोटा सा मंत्र मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस मंत्र में अगर कोई त्रुटि, किसी आचार्य को अगर इस मंत्र में कोई त्रुटि दिखती है, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। ऐसा मैं आपको कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बताना चाहता। अब आपको कोई किंतु परंतु करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं सबको खुली छूट देना चाहता हूँ और आप सब बच्चों को खुली छूट देना चाहता हूँ। प्रत्येक चीज़ को सीखिए, जानिए और परखिए। अब इस मंत्र की क्रिया के बारे में बात करते, ये बात को मेरी समझिएगा। चलिए अब मंत्र के बारे में बात करते हैं। मंत्रों की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। कि सनो चंद्रे त्यजित पूर्वम दक्षिणां च दिशां गुरो सूर्य शुक्रे पश्चिमांच बुद्धे भौम तथा उत्तरे। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ को समझिए। अब इस श्लोक के द्वारा ही आप ये जान पाओगे कि कौन से वार को कौन सी दिशा का त्याग करना चाहिए, कौन सी दिशा की यात्रा हम नहीं कर सकते। इस श्लोक के आधार पर आप जानोगे। जैसे हम बात करें शनौ चंद्रे, मतलब क्या, शनिवार, और चंद्रवार का मतलब होता है, चंद्र मतलब सोम होता है, चंद्र का मतलब सोम, तो सोमवार। शनौ चंद्रे त्यजित पूर्वम, पूर्वम मतलब पूर्व का, मतलब क्या कि शनिवार और सोमवार को पूर्व का त्याग करना चाहिए। दक्षिणां च दिशां गुरो, मतलब क्या, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार को हमें दक्षिण का त्याग करना चाहिए। दक्षिणां च दिशां गुरो। सूर्य शुक्रे पश्चिमांच, तो सूर्य मतलब रविवार, सूर्य मतलब रवि होता है, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम का त्याग करना चाहिए। बुद्धे भौम तथा उत्तरे, मतलब क्या कि बुधवार और मंगलवार को आपको उत्तर तथा उत्तरे मतलब उत्तर का त्याग करना चाहिए। ये श्लोक से आप पूरी तरह से समझ पाओगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे करी जाती हैं। हो सके तो श्लोक को याद कर लेना। बच्चों, मैं आपको जो चीज़ें श्लोकों के आधार पर बता रहा हूँ, श्लोकों के आधार पर आप ये जान पाओगे कि किसको कैसे और किस प्रकार से वर्णन करना है। अगले को समझाने के लिए आपके मन में उसके प्रति ज्ञान भी तो होना चाहिए, और उस ज्ञान को ऐसे लोगे तो सूक्ष्म है, मानता हूँ सूक्ष्म ज्ञान बोलते हैं इसको, सुगमता और सूक्ष्म ज्ञान, लेकिन ऐसे लोगे तो एक दीर्घ ज्ञान आपको पता चलेगा कि शनौ चंद्रे त्यजत पूर्वम दक्षिणां च दिशां गुरो सूर्य शुक्रे पश्चिमांच बुद्धे भौम तथा उत्तरे। शनौ चंद्रे त्यजत पूर्वम दक्षिणां च दिशां गुरो सूर्य शुक्रे पश्चिमांच बुद्धे भौम तथा उत्तरे। भौम का मतलब होता है मंगल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद हो तो इसे आप नोट कर लीजिए। दिशाशूल के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से वार को कौन सी दिशा का त्याग करना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता चली तो ये आप नोट कर लीजिए। आज की वीडियो शायद आपके लिए थोड़ी बोरिंग हो, थोड़ी बेकार हो। अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं क्रिया से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, एक एक चीज़ को क्रम से लिखा रहा हूँ आपको, और थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे श्लोक में आपको जो लिखा रहा हूँ, तो श्लोकों के द्वारा क्या होता है कि आप उन चीज़ों को पूरी तरह से सीख पाओगे श्लोकों के आधार पर, तभी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। चलिए फिर हम आगे की बातें करते हैं। आज की वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखना है अभी। अब हमने दिशाशूल के बारे में जाना कि कौन से वार को कौन सी दिशा का त्याग करना चाहिए, ये आपको समझ में आया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चीज़ों को बारीकी से समझाने के लिए समझाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, तभी बारीकी से समझ में आती हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, दिशाशूल का मतलब कि दिशाओं में कांटे लगे होते हैं, उस जगह पर जाने से। शूल मतलब कांटे, हमें कांटे चुभेंगे जिससे क्या होगा कि हमें दर्द होगा, ये प्रक्रिया होती है। तो हमें उस दिशा का त्याग करना चाहिए। दिशाशूल के समय जिन दिशाओं का त्याग करना चाहिए, उस दिशाओं को, जिस वार को जिस दिशा का त्याग करना चाहिए, उस चीज़ को मैं आपको लिखा चुका हूँ। अब अगर ऐसी कोई प्रक्रिया बने कि हमें उस दिशा में जाना जरूरी हो जाए, बात को समझना,
कि उस दिशा में हमारा जाना आवश्यक हो जाए। जैसे किसी को बीमारी लग गई किसी बात की, मान के चलिए कोई बीमार पड़ गया और उसको हॉस्पिटल जाना है, और हॉस्पिटल मान के जैसे मैं आपको बता दूं कि शनिवार को कोई बीमार पड़ गया और पूर्व दिशा की तरफ ही आपका हॉस्पिटल है, पूर्व दिशा की तरफ हॉस्पिटल का प्रक्रम, या कहीं की यात्रा करने जाना है, ज़रूरी है और शनिवार को जाना है और पूर्व दिशा की तरफ वो चीज़ पड़ गया, कोई काम बनवाना हो या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं पूर्व दिशा की ओर जाना हो, तो हमें शनिवार को पूर्व दिशा का त्याग करना चाहिए, इतना आपको पता है। लेकिन जब हमें जाना जरूरी है तो जाना मतलब क्रियाओं को पूर्ण भी करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में अब हम क्या करेंगे, इस बात को जानने के लिए आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो उस दिन जिस दिशा में हमें जाना जरूरी होगा लेकिन हम त्याग नहीं कर सकते, त्याग करना भी जरूरी है, तो त्याग ना करके उस दिशा में यात्रा करने के लिए हमें कुछ भक्षण योग्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। भक्षण योग्य पदार्थ का मतलब जिस पदार्थ को हम ग्रहण कर पाएँ, कुछ खा करके जाएं तो हमें दिशाशूल नहीं लगता। दोष की इतनी बड़ी प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती, इतना बड़ा दोष जो होता है ना वो हमें फिर नहीं लगता अगर हम कुछ खा करके उस दिशा की ओर जाएं, कुछ भक्षण करके उस दिशा की ओर जाएं। तो कौन से वार को क्या खाना चाहिए, क्या खा करके अगर प्रक्रिया में यात्रा करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप नोट करिएगा, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ उस प्रक्रिया को नोट करिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रत्येक चीज़ की गणना के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप एक एक चीज़ को नोट कर रहे हो ना, तो हर चीज़ की गणना के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं वारों की क्रिया लिख देता हूँ, वारों के साथ सारी प्रक्रियाओं का सार लिख देता हूँ। इसका भी श्लोक होता है, वैसे आपको मैं सत्य बता दूँ, लेकिन इसका श्लोक थोड़ा बड़ा है। मैं आपको श्लोकों की गणना भी सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य श्लोकों के योग से ना थोड़ा उस चीज़ को बोरिंग समझने लग जाता है। श्लोक मैंने भी याद करे हैं सारे, ऐसा नहीं है, बोरिंग नहीं होता। जैसे मैंने आपको ऊंच नीच का बताया ना, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में ऊंच का, कौन सा राशि में नीच का होता है, उच्च का और नीच का, उसका भी श्लोक था। कौन सी राशि में शत्रु है, कौन सी राशि कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा ग्रह मित्र है, उसका भी श्लोक था। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही करा दिया, जैसे आप डायरेक्ट उस चीज़ को याद कर पाओ मॉडर्न जमाने के तरीके से। चलिए, अब हम यहाँ पर वारों को लिखते हैं। जैसे सबसे पहले होता है रविवार, रविवार के बाद हमारा सोमवार। ये वारों की गणना रविवार से ही की जाती है, इस बात को याद रखना। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्रवार, शनिवार। तो ये सप्तवार हैं। इन वारों को क्या काम करके जाना चाहिए, क्या नहीं करके जाना चाहिए, उन क्रियाओं को मैं आपको लिखा देता हूँ, उस चीज़ों को लिखिए। रविवार को घी पीकर जाएं, सोमवार को दूध, मंगल को गुड़ खाकर जाएं, हरिओम सूर्यवारे घृतं पीत्वा मंगलम जय गुरु बुद्ध तिल गुरु दही। बुधवार को तिल खाकर जाएं, गुरुवार को दही खाकर जाएं, शुक्रवार को जौ खाकर जाएं और शनिवार को उड़द खाकर के जाना चाहिए। यात्रा करना चाहिए तो दिशाशूल का दोष नहीं लगता। ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, इन चीज़ों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये चीज़ों का प्रक्रम समझ में आएगा। और ऐसी क्रियाओं को लिखना जरूरी होता है, तभी मैं आपको ये चीज़ें लिखा रहा हूँ। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए, कौन सी दिशा, कौन से वार को कौन सी दिशा का सार है, क्या प्रक्रिया है, सब कुछ मैंने आपको लिखा दिया। इन चीज़ों को समझिएगा कि ये खा के जाने से हमें दिशाशूल लगता नहीं है, दिशाशूल का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। अगर ये खा करके अगर हम जाएंगे तो दिशाशूल का दोष खत्म हो जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। दिशाशूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कम समय में ज़्यादा बता रहा हूँ, जिससे चारों चीज़ें कवर हो जाएं, इस करके मैं आपको सब चीज़ें बता करके चल रहा हूँ।
अब आगे की बात करते हैं, आगे हम क्या जानेंगे। आगे हेडिंग डालिए, दिशाशूल के बारे में मैंने आपको बताया। अभी फिलहाल दिशाशूल का बेसिक सार है। बेसिक तो प्रत्येक चीज का है, एडवांस की तरफ जब हम चलेंगे तो मुख्य वर्णन की ओर देखेंगे कि नैऋत्य कोण की दिशा में क्या करना चाहिए, वायव्य कोण की दिशा में यात्रा करें तो क्या करना चाहिए, ईशान कोण, अग्नि कोण, ये भी तो दिशाएं होती हैं। ये चीज़ें हम एडवांस की तरफ जब चलेंगे तब इन चीज़ों को समझेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बारीकी से और थोड़ा थोड़ा मूल को स्थिर करना है, अभी हमें अपनी जड़ को बनाना है। जब तक हमारी जड़ नहीं बनेंगी तब तक हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो इतना आपको समझ में आया। अब आगे की बातें करते हैं, चलिए आगे की प्रक्रिया रखते हैं, सारे कार्य को पूर्ण करते हैं। अगली हेडिंग डालिए आप, अगली हेडिंग डालिए कुंडली के भावों, कुंडली के भावों के कारक ग्रह। अगली हेडिंग डालिए कुंडली के भावों के कारक ग्रह। जो मैं आपको बता रहा था उसी चीज़ पर अब हम आ गए हैं, इसी की चर्चा करेंगे कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों के कारक ग्रह, मतलब उन भावों के स्वामी भी बताए गए हैं। जैसे राशियों के स्वामी थे ना, ऐसे ही भावों के स्वामी होते हैं, भावों के कारक ग्रह होते हैं, मतलब उन भावों पर उनका एक तरह से अधिकार बताया गया है। वैसे भावों की अगर एडवांस की ओर चलें, मुख्य गणना की ओर चलें, तो भावों के भी तत्व बताए गए हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये भावों के भी तत्व होते हैं, राशियों के भी होते हैं, ग्रहों की भी होते हैं, भावों की भी। जैसे अब भावों की बात करें कि प्रथम भाव में जैसे अगर हम पृथ्वी जाने तो पृथ्वी के भाव में जल रूपी राशि बैठे, जल तत्व की राशि बैठे और अग्नि तत्व का ग्रह बैठे तो क्या होकर के फल देगा। फिर हम क्या करेंगे कुंडली के गणना में, ये मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बता के चलूंगा। अभी समझिए कुंडली के भावों के कारक ग्रह के बारे में बात करेंगे। चलिए अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या चीज़ें को प्रक्रम रखेंगे उस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अब एक एक चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा, क्रम से समझना पड़ेगा, उसी करके हम चीज़ों के सार को बताएंगे। तो मेरी बात को समझिएगा। पहले मुझे लिख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए ये मैंने आपके सामने एक मंत्र लिखा है, श्लोक लिखा है कि तरणिर्मरमंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो शुक्र अर्कि क्रमेण अमर गुरो दिनेशौ मंदभानुज्ञ जीव सुरगुरुरपि मंदः कारकः
शुरविलग्न लग्नात्। ये एक धीरे धीरे पढ़ने से ना प्रक्रिया सही समझ में नहीं आती, एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। तो ये बात को समझना कि तरणीर, तरणीर का मतलब होता है हमारा सूर्य। तो ये 12 भावों के जो कारक ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये श्लोक के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ एक लग्न कुंडली बना देता हूँ। ये आपके सामने मैं यहाँ एक लग्न कुंडली बना देता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। लग्न कुंडली मैं आपके सामने यहाँ पर एक बना दिया। एक एक चीज़ को क्रिया से और बारीकी से समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, कुछ संयोग की बात नहीं। अगर ये कुंडली बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कोने से इस कोने पर पहले लाइन खींचेंगे, फिर इस कोने पर इस कोने पर खींचेंगे, फिर दोनों लाइनों के बीच से दोनों लाइनों के बीच से दोनों लाइनों के बीच से दोनों लाइन ऐसे करके मिला देंगे, फिर चारों को। ऐसे हमारे 12 भाव बन जाएंगे, 12 भाव बन जाते हैं। ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, उस चीज़ को समझिएगा कि अब हम किसकी बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि तरणिर्मर्मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्य गुरुरथ शनो भौमे शुक्र अर्क क्रमेण। अब एक बात करिए, तरणी का मतलब होता है हमारा सूर्य। तरणी का मतलब क्या होता है? सूर्य। मतलब क्या कि सूर्य जो है हमारा, वो हमारा जो लग्न भाव होता है, इस भाव को बोलते हैं लग्न भाव। इस बात को, मेरी बात को समझना, इसको बोलते हैं लग्न। जैसे हम बोलते हैं ना कि लग्न कुंडली, तो ये हमारे लग्न, इसमें हम यहाँ लिखेंगे कारक भाव। क्या बात समझना, कारक ग्रह लिखेंगे। ये आप ऐसे करके नोट करना कि इन भावों के जो कारक ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेरी बात को समझते हुए चलिएगा कि ये जो 12 भावों की जो कुंडली मैंने आपके सामने बनाई, 12 का मतलब 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होते हैं कुंडली में। इन 12 भावों की प्रक्रिया मैंने आपके सामने बनाई है। इन 12 भावों के स्वामी होते हैं। जैसे पहले भाव का नाम है लग्न भाव, मेरी बात को समझिएगा। पहले भाव का नाम क्या है? लग्न भाव। तो जो लग्न भाव होता है इसमें हमारा तनु भाव, इसको तनु भाव भी बोलते हैं, लग्न और तनु बोलते हैं इसको। तनु छोड़िए, तनु बाद में बताएंगे। लग्न का मतलब क्या है कि इस ग्रह, एक इस भाव के अनुसार हमें ये देखा जाता है कि जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय पर ये कुंडली का पूर्व होता है। इस बात को याद रखना, पूर्व दिशा होती है कुंडली की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मतलब जब हम अगली बारीकी की बात करेंगे, अगली जो टॉपिक पर आएंगे, तब इन चीज़ों को मैं आपको और बारीकी से समझा दूंगा। ये कुंडली का पूर्व होता है। जब हमारा जन्म हुआ तब पूर्व दिशा में जो भी राशि होगी वो इस भाव में आएगी। यही राशि हमारी लग्नेश कही जाएगी, जो हमारे पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखेगी। ये बात को आपको समझ में आई? इस बात को आप समझ चुके हैं। लग्नेश का मतलब क्या है? तनु भाव, जो हमारे पूरे शरीर को देखता है। तो इस तनु भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है? इस तनु भाव का मालिक कह सकते हैं कारक ग्रह को, कि इस तनु भाव पर किसका, कौन से ग्रह का अधिकार होता है। ये बात आपको जाननी है। दूसरे भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 12 भावों के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, इस चीज को आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इन 12 भावों पर किन ग्रहों का अधिकार होता है। फिर उसके बाद इसका जो स्वामी है, मान के चलिए तनु भाव का जो स्वामी है वो हमारा सूर्य होता है। मान के चलिए इसका स्वामी सूर्य होता है। अगर इस भाव में अगर शुक्र भी बैठ जाता है, मंगल भी बैठ जाता है, बुध भी बैठ जाता है, कोई सी भी राशि हो जाए, मैं कहता हूँ बुध की राशि कन्या, मीन और वृश्चिक, धनु, कोई भी राशि बैठे, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा सूर्य यहाँ बैठा हो, फिर भी सूर्य का अधिकार इस घर पर होता है। कुछ ना कुछ तरीके से सूर्य इस घर पर किसी ना किसी तरीके से अधिकार रखता ही है। ये बात आपको समझनी है। जैसे हम बात करें सबसे पहले तरणीर मंत्री। अब इस बात को बारीकी से समझिएगा। जैसे इसमें लिखा है तरणीर मंत्री। तरणीर का मतलब होता है हमारा सूर्य। तो पहला जो हमारा लग्नत, विलग्नत मतलब क्या होता है? विलग्नत मतलब लग्न भाव का जो पहला जो लग्न भाव का स्वामी यानी कारक ग्रह होता है वो होता है सूर्य। तो यहाँ लिखेंगे हम सूर्य।
मंगलश्च, दूसरे भाव में अगर हम जाते हैं या फिर दूसरे भाव से पहले अगर हम दूसरी बात करें, तरनिर्मर मंत्री। तरनिर्मर मंत्री का मतलब होता है तरनिर्मर मंत्री, मर मंत्री। अब एक बात को, इसका संधि विच्छेद समझिए। इसका ऐसे अगर हम इस बात को समझें कि तरणी का मतलब होता है हमारा सूर्य, मर मंत्री मतलब क्या कि अ का उच्चारण होता है यहाँ पर, तो हम इसको अमर मंत्री कहेंगे, अमर मंत्री। अ का उच्चारण ही तो हुआ यहाँ पर। तरनिर मतलब सूर्य और अमर मंत्री होता है हमारा गुरु। इस बात को याद रखिएगा, अमर मंत्री होता है हमारा गुरु। तो दूसरे भाव का जो कारक ग्रह होता है वो होता है हमारा गुरु। एक एक चीज को बारीकी से समझा रहा हूँ, समझते हुए चलिएगा, श्लोक के आधार पर समझा रहा हूँ, उस बात को समझिएगा। मंगलश्चंद्र सौम्यो, अब इस बात को समझिएगा कि मंगलश्चंद्र शौर्य, अमर मंत्री का मतलब गुरु, तो तीसरे भाव का स्वामी होगा भौम, मतलब क्या, मंगल। मंगल मतलब भौम, तो तीसरे भाव का स्वामी होगा हमारा मंगल। इस बात को समझिएगा। अगला भाव क्या आएगा, मंगलश्चंद्र सौम्यो। मंगल तो हमारे तीसरे भाव का स्वामी हो गया, मंगलश्च, चंद्र सौम्य। चंद्र का मतलब क्या होता है हमारा चंद्रमा, और सौम्य का मतलब होता है हमारा बुध। यहाँ लिख देता हूँ सौम्य, सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। सौम्य का मतलब होता है हमारा बुध, मतलब चौथे भाव, जिसको हम चौथे भाव को, जिसको सुख का भाव भी बोलते हैं, माता का भाव भी बोलते हैं, उसका जो कारक ग्रह होता है वो होता है हमारा चंद्र और बुध। कौन होता है, चंद्र और बुध। अब मेरी बात को, छोटी सी बात को बारीकी से समझिएगा। आपको इतना पता है कि ये पूरा हमारा आकाश है। आकाश का मतलब क्या, 12 भागों में बटा आकाश। इसका पूर्व ये है, पश्चिम ये है, ये पूरा आकाश है जिसको हमने 12 भागों में बांटा। आकाश को जब 12 भागों में बांटा, उनको राशियां कहा गया, इतना आपको पता है। ऐसे ही ये हमारा पूरा आकाश होता है। इसमें पूर्व में जो राशि होती है उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है, इतना आपको पता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे ज़मीनों के मालिक होते हैं ना, जैसे आपने देखा वो कहीं पर प्लॉट कटती हैं, प्लॉट की जब कटाइयाँ होती हैं तो जगह जगह का मालिक कोई ना कोई होता है। किसी जगह के 2 मालिक होते हैं एक साथ, किसी जगह का 1 मालिक होता है। ऐसे ही इन भावों के ये मालिक हैं। अब इन जगहों पर जैसे किसी भाव का कोई मालिक है, अगर वो मालिक अगर किसी जगह को किराए पर दे दे किसी दूसरे को, अगर वो मालिक किसी जगह को किसी दूसरे को किराए पर दे दे, लेकिन उस मालिक का अधिकार उस पर फिर भी रहेगा। या फिर आधे दामों में दे दे तो फिर मालिक आधे दाम बोले कि आधा अधिकार मेरा, आधा अधिकार तेरा, ऐसी प्रक्रिया भी कर लो, उस मालिक का अधिकार फिर भी उस जगह पर रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही इन ग्रहों का अधिकार इन भावों पर, चाहे यहाँ पर कोई सी भी राशि बैठ जाए, चाहे यहाँ पर कोई सा भी ग्रह बैठ जाए, फिर भी यहाँ पर इन ग्रहों का अधिकार रहेगा ही रहेगा, जिसको बोलते हैं कारक ग्रह, अधिकार होना। ये बात को समझना। गुरु रथ, गुरु रथ मतलब गुरु मतलब क्या कि संतान पक्ष के जो 5वें भाव के स्वामी हैं वो हैं हमारे कारक ग्रह गुरु। शनि भौम, शनि और भौम, भौम का मतलब मंगल होता है, इतना आपको पता है। यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, भौम का मतलब मंगल। मतलब क्या, 6ठे भाव के हमारे कारक ग्रह होते हैं शनि और मंगल। इस बात को समझिएगा, शनि और मंगल। चलिए अब हम 7वें भाव की बात करें तो 7वें भाव का जो होता है वो है शुक्र। शुक्र अब लिखा है आर्कि क्रमेण। आर्कि का मतलब क्या है, आर्क के पुत्र, क्रमेण, आर्कि क्रमेण मतलब आर्क मतलब क्या, सूर्य की बात होती है। जैसे आर्क की लकड़ियों से उनका हवन किया जाता है, आ कृष्णेन रजसा, मतलब आर्क की लकड़ियों से हवन, मतलब आर्क मतलब सूर्य, लेकिन इसमें लिखा है कि आर्क ही क्रमेण, आर्क के पुत्र मतलब क्या, शनि। आर्क के पुत्र कौन, सूर्य के पुत्र कौन, शनि। तो 8वें भाव में हमारा क्या होगा, शनि। ये बात को श्लोक के आधार पर समझिएगा। आर्क ही क्रमेण मतलब शनि। अमुर गुरु दिनेशव,
अमर गुरु का मतलब क्या, अमर मंत्री मतलब अमर गुरु मतलब क्या कि ये हमारे 9वें भाव, 9, 10, 11, 12 9वें भाव में कौन कौन होंगे, बात को समझिए। अमर गुरु दिनेश, अमर गुरु का मतलब अमर मंत्री मतलब गुरु, दिनेश मतलब दिन का ईश। दिन का ईश कौन होता है, दिनेश का मतलब क्या होता है, दिन का ईश। दिन का ईश कौन है, हमारा सूर्य। तो 9वें भाव का जो अगर हम कारक ग्रह देखें तो होगा हमारा गुरु और सूर्य। 9वें भाव में गुरु और सूर्य का अधिकार होता है, ये बात को समझना। इसको हम धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, भाग्य क्षेत्र भी बोलते हैं इसको हम। इसका जो कारक होता है, कारक ग्रह होता है, वो होता है गुरु और सूर्य। आगे की बात करें, मंद भानुज्ञ जीवः। अब इसकी समझना। मंद शनि, भानु मतलब सूर्य, भानुज्ञ ज्ञ मतलब क्या हमारा बृहस्पति, भानुज्ञ जीवः मतलब क्या कि इस एक में मंद भानुज्ञ जीवः मतलब क्या कि इस एक भाव में 4 ग्रह कौन कौन से, शनि, बात को समझना, शनि, मंद भानुज्ञ, सूर्य, गुरु, जीवः, मंगल नहीं आएगा, जीव, अच्छा जीव लिखा है, अरे मेरा दिमाग भी कहाँ चल रहा है। शनि, सूर्य, बुध और बृहस्पति मतलब गुरु, ये 4 जो ग्रह होते हैं वो इस भाव के क्या होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। इसको हम कर्म का क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कर्म का जो स्वामी है वो हमारे ये 4 कारक ग्रह होते हैं। इनका अधिकार इस ग्रह पर, इस जगह पर माना जाता है। शनि, सूर्य, गुरु और बुध, ये 2 बार गुरु लिख गया, और बुध। चलिए अब आगे की बात करें। आगे क्या लिख रहा है, सुर गुरुरपी मंदः कारकः शुरविलग्नता लग्नात्। शुर समझना, शुरविलग्नात्। एक चीज एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे की बात करें तो क्या होगा, सुर गुरपी मतलब क्या, गुरु। एकादश भाव के जो कारक हैं वो गुरु हैं, और मंदः मतलब शनि। द्वादश भाव के जो कारक ग्रह हैं वो हमारे शनि होते हैं। ये 12 भावों के कारक ग्रह हैं जो मैंने आपके सामने अंकित कर दिए हैं। जिस प्रकार आपको ये समझ में आ रहे होंगे मैं आशा करूंगा। तरणिर्मरमंत्री मंगल चंद्र सौम्य गुरुरत् शनि भौम शुक्र आर्के क्रमेण अमर गुरु दिनेशौ मंद भानुज्ञ जीवः सुरगुरपी मंदः कारकः शुरविलग्नात्। ये 12 भावों के कारक ग्रह होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मैं आशा करूँगा। जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है कि जगहों के मालिक हैं, इस जगह पर चाहे कोई भी आके रहने लग जाए फिर भी इनका अधिकार फिर भी इस जगह पर रहेगा ही रहेगा। जैसे किसी घर का कोई मालिक अगर मर जाता है, अगर कोई पितृ बन जाता है तो उस पितृ का अधिकार उस घर पर रहता ही नहीं रहता, रहता है। प्रभाव भी दिखाते हैं, पितृ दोष भी बनाते हैं। कुंडली के अनुसार आपने पितृ दोष के बारे में भी सुना होगा। हम अनेक प्रकार के दोषों की भी बातें करेंगे, अनेक प्रकार दोषों का भी वर्णन बताएंगे। अब ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कारक ग्रहों के बारे में। अभी इन ग्रहों में जैसे हम बात अगर दूसरे भाव की करें तो दूसरे भाव में ये कहा जाता है, जैसे अगर प्रक्रियाओं वाली बात करें, दूसरे भाव को छोड़िए, इन भावों में ये भी बोला जाता है कि कौन सा ग्रह निष्फल हो जाता है। जैसे बोला जाता है चतुर्थ भाव में जो बुध, दोनों कारक ग्रह भी हैं लेकिन बुध इसमें निष्फल हो जाता है। वो क्यों होता है वो हम जब एडवांस की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना उसमें समझेंगे। अभी बारीकी इतनी है कि हमें कारक ग्रहों के बारे में जानना है, इनके बारे में समझना है। इस प्रक्रिया को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको निष्फल के बारे में जानना है तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में आए। मैं बारीकी से तो समझाऊंगा, चीज़ों के बारे में ज्ञात कराऊंगा, फिर भी मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं। जैसे अगर हम दूसरे भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर मंगल निष्फल हो जाता है। ये चल नहीं रहा, दूसरा हम ले लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर मंगल निष्फल हो जाता है। कौन सा? मंगल। मंगल ग्रह काले से लिख रहा हूँ निष्फल का मतलब।
चौथे भाव में बुध कारक तो होता है लेकिन कभी कभी निष्फल हो जाता है। निष्फल की प्रक्रिया बारीकी से समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। तृतीय भाव का कारक होता है मंगल, दूसरे भाव में मंगल निष्फल हो जाता है। चतुर्थ भाव में हमारा क्या होता है, बुध निष्फल हो जाता है। पंचम भाव में भाव का स्वामी बृहस्पति तो होता है लेकिन कभी कभी बृहस्पति इसमें निष्फल भी हो जाता है। संतान पक्ष होती है हमारी, कभी कभी बृहस्पति इसमें निष्फल भी हो जाता है। अब आगे बात करें तो शुक्र इस स्थान में निष्फल, यानी कि षष्ठ भाव का जो शुक्र होता है, षष्ठ भाग में इसमें छठा भाग जो होता है इसमें शुक्र कभी कभी निष्फल हो जाता है। शुक्र ग्रह आ जाए तो कभी कभी ये निष्फल बताया गया है, ये इसकी बातें आपको लिखनी है। शनि सप्तम में निष्फल हो जाता है, इसमें शनि निष्फल हो जाता है। मैं एक एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ, प्रत्येक चीज़ को गणना के बाद ही आपको समझा रहा हूँ। अष्टम में अष्टम नवम की बात करें, सूर्य बृहस्पति का कार्य है, कारक योग है, इसका कारक है। चलिए अब हम एकादश की और द्वादश की बात कर ले तो उसके बाद हम कारक इसका शनि होता है। चलिए ये ग्रह कुछ ऐसे ग्रह बताए गए हैं कि इन भावों में आकर के ये अपना बल छोड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठता है या सूर्य के आगे पीछे भी बैठता है, उसकी भी प्रक्रिया होती है कि सूर्य के पहले अगर कोई ग्रह बैठे, सूर्य के बाद अगर कोई ग्रह बैठे, उसको भी सूर्य अस्त करता है। लेकिन उस प्रक्रिया को हम एडवांस में समझेंगे। अभी बेसिक के लिए हमें ये जानना है, सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह अंशों की प्रवृत्ति में बैठता है तो सूर्य उसे अस्त कर देता है। ये हमें बेसिक में जानना जरूरी था। ऐसे ही ये जो ग्रह होते हैं ये निष्फल हो जाते हैं, मतलब अपने बल को छोड़ देते हैं इन ग्रह इन भावों में आकर के। उस प्रक्रिया को बारीकी से समझने के लिए हमें और कुंडली के गूढ़ विश्लेषण पे जाना पड़ेगा, वो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कारक ग्रह होते हैं, इनका बल होता है, इस चीज़ को आपने समझा होगा, इस प्रक्रिया को आपने जाना होगा। ये मैं आपको पूरी तरह से समझा चुका हूँ। अब हम आगे की बातें करेंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास को संपन्न करेंगे, उसके बाद हम कार्य को पूर्ण करते हैं। एक छोटी सी लास्ट चीज़ है जिसमें मैं आपको कुंडली के बारे में बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप कुंडली के विश्लेषण के बारे में जान लोगे कि कुंडली की परिभाषा क्या होती है, कुंडली होती क्या है। परिभाषा तो हम बारीकी समझने के समय पर करेंगे, अभी फ़िलहाल हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं। थोड़ी कुंडली की जानकारी ले लेते हैं। कुंडली की जानकारी, चलिए आज हम इस पे बात करेंगे, इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपको एक चीज़ जानकर के खुशी होगी कि हम धीरे धीरे अब कुंडली के विश्लेषण की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कुंडली के विश्लेषण को सीख रहे हैं। कुछ क्रियाओं में ये सही है, कुछ क्रियाओं का सार पुष्ट करने के लिए कार्य किया जाता है। अब हम कुंडली के विश्लेषण के, अब इसमें भावों को भी जानेंगे, ग्रहों के सार को भी जानेंगे, सब कुछ क्रिया से जानेंगे। भावों के तत्वों को भी जानेंगे, कौन सी भाव का कौन सा तत्व होता है वो भी जानेंगे। प्रक्रियाओं में हम चलेंगे। अब हम थोड़ी सी टॉपिक पर ये बात कर लेते हैं कि कुंडली होती क्या है, कुंडली का काम क्या होता है, कुंडली की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, अब मेरी बात को ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश करना। समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो वैसे समझ में नहीं आएगा। जैसे हम बात करें कि हमारा पूरा जो आकाश है वो 360 डिग्री तक फैला हुआ है, इतना आपको पता है, 360 डिग्री का आकाश है। उस आकाश को हमने 12 भावों में बांटा था, जिसको हमने राशि नाम दिया। ऐसे ही उस आकाश को जिन 12 भावों में बांटा था, उन भावों में राशियां आकर के रहने लगी, और उन राशियों पर जो घर, जिन्होंने राशियों को अपना घर बनाया था वो कौन थे, ग्रह। राशियों पर भोग किया, राशियों को घर बनाया, उनको ग्रह कहा जाता है। जिन 12 भावों का चक्र जो बनता है, उसी चक्र को हम क्या बोलते हैं, कुंडली। ये बात आपकी जाननी जरूरी है। राशियां तो मैंने आपको बता दी, लेकिन 12 भावों का जो चक्र है, जैसे इस चक्र, इससे इस कोण से इस कोण को मिलाएंगे, इस कोण को इस कोण से मिलाएंगे, फिर इन दोनों के बीच का यहाँ से लेंगे, इन दोनों के बीच का यहाँ से लेंगे, इन दोनों के बीच का यहाँ से लेंगे, इन दोनों के बीच का यहाँ से, इसको इससे मिला देंगे, इसको फिर इससे मिला देंगे, इसको फिर इससे मिला देंगे, इसको फिर इससे मिला देंगे। ये बन गई हमारी कुंडली, जिसको हम कहेंगे
कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं लग्न कुंडली के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो फिलहाल हम इसको बोल देंगे लग्न कुंडली। क्या बोलेंगे? लग्न कुंडली। और ये जो पूरा चक्र है ये हमारा पूरा आकाश गंगा है, जिसको हम आकाश कहेंगे। ये जो पूरा आकाश होता है, आपको पता है इस आकाश को हम 360 डिग्री का आकाश होता है। इस आकाश को 12 भावों में बांटा था। उन 12 भावों से मतलब क्या है, प्रत्येक भाव 30 अंश का बैठा, जिसको राशि नाम दिया गया। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी दोबारा रिवीजन के लिए लिख दी है कि 360 डिग्री का आकाश था। अब ये रेक्टेंगल शेप में क्यों बनाया है? इससे ना सुविधा हो जाती है, नहीं तो दक्षिण भारत की कुंडलियां ऐसे बनती हैं आकाश की तरह। जैसे मैंने आपको आकाश बना के दिखाया था ना गोल, ऐसे ही वो कुंडलियां गोल बनती हैं। ये थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी रेक्टेंगल शेप में, तब जा कर के ये मैंने आपको ऐसे बना दी है। मैं आपको दक्षिण भारत की कुंडली के विश्लेषण के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। सब कुछ क्रिया से सीखते हुए चलेंगे। अब ये 12 भावों को क्या बोलेंगे? आकाश। इनको 12 भावों में बांटा गया था। आकाश को 12 भावों में बांटा गया था। प्रत्येक भाव कितने अंश का बैठा? 30 अंश का बैठा, जिनको राशि नाम दिया गया। वही राशि इन भावों में होती है। प्रत्येक भाव कितने अंश का हो जाता है? 30 अंश का। 30 अंश से ऊपर कोई भाव नहीं होता, इस बात को समझिएगा। 30 अंश से ऊपर कोई भाव नहीं होता। प्रत्येक भाव 30 अंश का होता है, क्योंकि इनके अंदर राशियां रहेंगी, ग्रह रहेंगे, वो दोनों 30 अंश से ऊपर नहीं जाते। ये बात समझिएगा। एक दूसरी छोटी सी बात और समझिएगा मेरी, वो क्या है कि ये जो है वो हमारा पहला भाव है। ये क्या है? हमारा पहला भाव। ये जो पहला भाव बोल लो चाहे घर बोल लो, एक ही बात है। फर्स्ट हाउस बोल लो या फर्स्ट भाव बोल लो, ये जो पहला भाव है वो यही रहेगा। ये बिल्कुल भी चेंज, पहला भाव बोलेंगे तो ये है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा, यहाँ पर क्या वोट करेंगे? दूसरा भाव। ये दूसरा भाव, ये दूसरा ही रहेगा। ये तीसरा ही रहेगा, तीसरा भाव। ये चौथा ही रहेगा, चौथा भाव। और ये वाला 5वां ही रहेगा, 5वां भाव। ये वाला 6वां ही रहेगा, 6वां भाव। ये वाला 7वां ही रहेगा, 7वां भाव। ये बदलेंगे नहीं। ये अष्टम या 8वां भाव, ये 8वां ही रहेगा। ये 9वां ही रहेगा तो 9वां भाव। ये 10वां ही रहेगा तो 10वां भाव। ये 11वां ही रहेगा तो एकादश लिख लो या 11 लिख लो, 11वां भाव। ये 12वां ही रहेगा तो 12वां भाव। तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो भाव होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कभी बदलते नहीं हैं। बदलेंगी क्या? इनके अंदर के ग्रह और राशियां। क्या बदलेंगी? इनके अंदर के ग्रह और राशियां, ये बदलेंगी। मेरी बात को ध्यान से और बारीकी से समझना। समझा रहा हूँ, प्रत्येक चीज को क्रिया से ही लेना। जो बच्चे शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए सीखने में दिक्कत होगी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाव कभी नहीं बदलते, भाव वही रहते हैं। पहला भाव यही रहेगा, दूसरा भाव यही रहेगा, तीसरा भाव यही रहेगा, चौथा, 5वां, 6वां, ये कभी नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या? इनके अंदर, जैसे अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 का मतलब होता है मेष राशि, इतना आपको पता है। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 का मतलब होता है वृष राशि। यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो मिथुन राशि। समझ में आया? या फिर हम यहाँ पर 1 लिख दें तो यहाँ पर मेष राशि। तीसरे भाव में कौन सी राशि काम करेगी? मेष राशि। दूसरा यहाँ लिख दें तो चौथे भाव में कौन सी राशि काम कर रही है? वृष राशि। तीसरा यहाँ लिख दें, पंचवें भाव में कौन सी राशि काम कर रही है? मिथुन राशि। तो ये राशियाँ बदलती हैं। ये राशियां कहीं भी, 12 राशियां 12 भावों में कहीं भी बैठ सकती हैं, लेकिन एक भाव में एक ही राशि होती है। एक भाव में एक ही राशि होती है, लेकिन एक भाव में 2 से ज़्यादा ग्रह हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, मान के चलिए यहाँ पर हमारी 5 लिखी हुई है, सिंह राशि है। सिंह राशि में सूर्य भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है और शुक्र भी हो सकता है, शनि भी। एक से ज़्यादा ग्रह भी एक भाव में बैठ सकते हैं। एक भी बैठ सकता है, जैसे यहाँ पर राहु लिख दो, एक भी बैठ जाए। हमारी 6ठी राशि हो जाएगी कन्या,
ये क्रम से होती है। ये हमारी चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये राशियाँ, नंबर मतलब। अब नंबर यहाँ से भी शुरू हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे भी हो सकते हैं। नंबर का मतलब होता है राशियाँ, और भाव कभी चेंज नहीं होते, ये पहला भाव यही रहेगा। अब यहाँ पर 1 लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये पहला भाव है, नहीं, ये दूसरा भाव है। दूसरे भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि है। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। आशा करूँगा कि इतना आपको समझ में आ गया है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। भावों के बारे में गणना समझ में आनी जरूरी है, और इतना मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा भाव कहाँ होता है, और भाव कभी बदलते नहीं हैं। ये भाव वही सेम रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। इन चीज़ों को समझिएगा। ये बात मैंने आपको बता दी कि भाव वही होते हैं। कारक ग्रह मैंने आपको बता दिया। अब कुंडली के छोटे से विसंश्लेषण को और समझते हैं। वो क्या है कि ये जो 12 भाव होते हैं, 12 खाने जो होते हैं, मैं भावों को मिटा दूं, आपको समझ में आ गया होगा भावों के बारे में। ये मैं काम करता हूँ, दोबारा मिटा के बना देता हूँ, जिससे मैं आपको और जो समझा रहा हूँ ना उस प्रक्रिया को, ये आपको ये समझ में आ गया। 360 डिग्री प्रत्येक भाव जो 30 अंश का होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करूँगा। अब अगर समझ में नहीं आई हो ना, तो जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको और गूढ़ता में जब ले जाऊंगा ना, तब आपको और बारीकी से समझ में आने लग जाएगा। अब ये नहीं समझ में आया है, दोबारा वीडियो को देखिए, या जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करिए, इस कमेंट का जवाब मैं आपको दूंगा, प्रत्येक चीज़ को पूर्ण करूंगा। अगर हम यहाँ पर फिर से एक लग्न चार्ट बना देते हैं आपके लिए, समझाने के लिए, ऐसे करके बनता है ये लग्न चार्ट, ये बनाना सीख लीजिए। अब एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हो तो लग्न चार्ट तो बनाना आना चाहिए ना। चलिए, ये 12 भावों का हमने लग्न चार्ट बना दिया। अब मेरी बात को बारीकी से और ध्यान से समझिएगा। वो क्या बात है कि जो 12 भावों का हमने जो लग्न चार्ट बना दिया है, 12 भाव होते हैं, इन भावों के भी भाग होते हैं। भावों के भाग मतलब क्या? उन भागों के नाम होते हैं कुछ, उन बात को समझिएगा। जैसे पहला, चौथा, सातवां और 10वां। क्या बताया मैंने? पहला, चौथा, सातवां, 10वां। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। तो ये देखिएगा, ये पूरा पहला, चौथा, 10वां, सातवां और चौथा, ये जो बीच का जो भाव होता है इसको हम स्क्वायर शेप बोलेंगे। ये जो बीच का हिस्सा है जिसको हम बोलेंगे केंद्र भाव। भाव नहीं, केंद्र बोलेंगे इसको। ये होता है कुंडली का केंद्र। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, जिसको हम कुंडली का केंद्र, केंद्र का मतलब आप जानते हो सेंटर, जहाँ से पूरी कुंडली का, हमारे शरीर का सेंटर क्या? हमारा मस्तिष्क। यहाँ से पूरे शरीर का संतुलन चलता है। ये बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है, ये कुंडली का सेंटर होता है, केंद्र होता है। अगर ये केंद्र बिगड़ जाता है, अगर ये सेंटर बिगड़ जाता है, तो पूरी कुंडली का सार डिसबैलेंस हो जाता है। उस मनुष्य के जीवन में कष्ट आते हैं। वो कुंडली की गूढ़ता में जाएंगे तब आपको पता चलेगा क्या होता है ये केंद्र। ऐसे ही एक और चीज़ समझिएगा कि पहला भाव, अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये और ये, मतलब क्या? पहला भाव, पाँचवा भाव, सातवां, 9वां भाव, ऐसे करके बना दीजिए। ये मैं क्यों बनवा रहा हूँ उसका कारण बताऊंगा आपको। ऐसे करके बना दो इसे। इसका कारण क्या है कि पहला, पाँचवां और 9वां, क्या बोला मैंने? पहला, पाँचवां और 9वां, इन भावों को हम बोलते हैं मूल त्रिकोण। क्या बोलते हैं? मूल त्रिकोण। जैसे मैंने आपको मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बताया था, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह होती है, चंद्रमा की वृष होती है, मंगल की मेष होती है। जी, मैंने आपको सब मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बताया था कि उनका मतलब क्या? उच्च से थोड़ा कम, स्वराशि से थोड़ा ज़्यादा होकर के फल देती हैं। ऐसे ही मूल त्रिकोण भाव होते हैं हमारी कुंडली में।
जिसमें पहला, पांचवा और नौवां भाव हमारा मूल त्रिकोण भाव में आता है। इस मूल त्रिकोण का खुद का बल होता है, ये खुद में बलवान होता है। ऐसे ये केंद्र खुद में, अगर केंद्र में गुरु बैठ जाए तो राजयोग, खुद की राशि में बैठे तो राजयोग, गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोष, ये केंद्र बनाते हैं। ऐसे ही केंद्र में यहाँ मंगल बैठ जाए या यहाँ मंगल बैठ जाए, यहाँ मंगल बैठ जाए, यहाँ मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष बनता है। यहाँ भी मंगल बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष, यहाँ भी मंगल बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष बनता है। वो भी दोषों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पितृ दोष क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ राहु बैठ जाए, यहाँ केतु बैठ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ केतु बैठ जाए तो काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार के, अनंत कुलिक वासुकी शेष नाग, काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना समझिए, ये छोड़ दीजिए मंगल मांगलिक दोष। मैं आपको जब मांगलिक दोष के बारे में पढ़ाएंगे ना तो पूरी बारीकी से समझाएंगे मांगलिक दोष को। आजकल जो अवधारणा मांगलिक दोष की चल रही है ये बारीकी से समझाते हुए चलेंगे। अभी क्या समझोगे, पहला, पांचवा और नौवां जो भाव होता है, पहला भाव, अब ये लाइन से ये मत समझना कि चौथा आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा, मैं आपको त्रिकोण बना करके समझा दिया। पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव ये मूल त्रिकोण भाव कहलाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूंगा। ये कुंडली के संश्लेषण का सार है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप समझिए, ये चीज़ों को नोट करिए। अब बारीकी से समझने वाली बात है, बारीकी से समझते हुए चलिए। तो जैसे जैसे चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो चीज़ों को बारीकी से समझना शुरू कर दीजिए। अब कुंडली को हल्के में मत लीजिए। इससे आगे जो क्लासें आएंगी ना, अब भावों के बारे में आएंगी और जो अग्निवास अनेक प्रकार की क्लासें होती हैं वो आना शुरू होंगी, तो उनको हल्के में मत लीजिए। हल्के में ना लेने से मेरा क्या मतलब है कि उनको अब समझना शुरू कर दीजिए, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो, पेपर में पास होना है तो, एस्ट्रोलॉजर बनना है तो, अतीत और भविष्य का काल जानना है तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब जो एस्ट्रोलॉजी है वो एडवांस की ओर बढ़ रही है, अब मुख्य चीज़ों की ओर बढ़ रही है। युतियाँ सिखाएंगे, कारक ग्रह, मारक ग्रह सिखाएंगे, आपको अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं सिखाएंगे। अब तक जितना आपको बताया ये बहुत ही बेसिक था, और उस बेसिक को समझाने के लिए कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कभी कभी मैं मन में सोचता हूँ कि मैं क्या पता आपको एडवांस तो नहीं सिखा रहा, मतलब बेसिक और एडवांस वही सेम होता, पर मैं ये सोचता हूँ कि क्या पता मैं समझाने के चक्कर में एडवांस का जैसे समझाते वैसे समझा रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो रहे हो। कभी कभी मैं इस बात को सोच रहा था, मुझे डर बैठ जाता कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस बात की मुझे चिंता हो जाती है। तो बच्चों, आशा करूँगा कि ये सब चीज़ें आप बारीकी से समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर दिया करिए एक बार। कमेंट से मैं पुष्ट हो जाता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। और आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ कि जो लोग चीज़ों को सीखने की क्रिया को पूर्ण करते हुए जा रहे हैं उनको न्यूमरोलॉजी भी मैं सिखाऊंगा, वास्तु भी मैं सिखाऊंगा, कर्मकांड भी मैं सिखाऊंगा। ये निश्चिंत हो जाइए, शुरू से लेकर के एंड तक सिखाऊंगा। ये कार्य पूर्ण करिए और आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। शेयर करिए, जितना हो सके चीज़ को शेयर करिए। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना सकता हूं, घंटे खड़े होकर के आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, गणना के बाद आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, तो आप मेरे लिए छोटा सा काम जितना हो सके इस जो परीक्षा, जो शिक्षा का क्रम है, इस क्लास को, इस कक्षा को जितना हो सके उतना बड़ा करिए। जैसे पूरे, अब ये मैं आपको छोटी सी बात और बताता हूँ कि ये जो वीडियो है ना मेरी, USA कमेंट आती हैं कि मैं USA से हूँ, मैं नेपाल से हूँ। अब मुझे नहीं पता वो है या नहीं, पर कमेंट आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इतनी दूर दूर तक हमारी वीडियोस जा पा रही हैं तो मैं कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में हमारी वीडियो जानी चाहिए, पूरे भारत में हमारी वीडियो जानी चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जा सकती, कुछ चीज़ ज्ञान से तोली जाती है। वो ज्ञान पूर्ण हो सकता है अगर हम चीज़ों को क्रम से पढ़ेंगे, निःशुल्क भी हो सकता है। तो आशा करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को पूर्ण करिए और जो क्रिया है उसको पूर्ण करिए और निरंतर हमारे साथ बने रहिए, जिससे हम अंत तक ज्योतिष आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।